नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग 19 और 20 जुलाई 2021 की खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि संडे को आपको पता होना चाहिए, संडे को खबरें ज़्यादा मिलती नहीं है, इसीलिए आज हम लोग संडे और मंडे दोनों की खबरों का एनालिसिस करेंगे। इसी कड़ी में देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये MIMP क्वेश्चन मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया है। रिसेंटली विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन कांस फिल्म फेस्टिवल? शिल्पा रोहतगी, राधिका आप्टे, पायल कपाड़िया, डिम्पल कपाड़िया। सही आंसर क्या है? पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया जी को कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। न्यूज़ देख लेते हैं। ये रहा आपका न्यूज़। कांस फिल्म में डॉक्यूमेंट्री का मतलब समझते हैं, एक छोटा सा वीडियो बनाया जाता है किसी इशू पर, समझ में आया? किसी रियल इशू पर एक 9 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट का जो वीडियो बनाया जाता है जिसमें पूरा मैसेज रहता है, उसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहा जाता है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए गांधी की जीवन पर कोई फिल्म बना दिया जाए तो वो डॉक्यूमेंट्री होगा। समझ में आ गया? रियल इश्यूज़ पर होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कैटेगरी में इन्हें जो है पायल कपाड़िया जी को अवार्ड मिला है। इन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, उस फिल्म का नाम भी पूछ सकता है। जिस फिल्म के लिए इन्होंने अवार्ड जीता था उसका नाम है कि अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। क्या? अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, डायरेक्टेड बाय पायल कपाड़िया, हैज़ वन द गोल्डन आई अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट द 74th कांस फिल्म फेस्टिवल ऑन सैटरडे जुलाई 17। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि कांस फिल्म फेस्टिवल है क्या? देखो, कांस एक शहर है, कहाँ पर? फ्रांस में। ठीक है। कहाँ पर है? मान ले पूछ लिया जाए कि कांस अवार्ड, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कांस जो प्रतिष्ठित पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। समझ में आया? तो ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म इंडस्ट्री को दिया जाता है, पूरी दुनिया की। ठीक है। फिल्म फेस्टिवल है। यहाँ पर जो फिल्में प्रदर्शित होती हैं, माना जाता है कि वो बहुत ही अच्छी फिल्में हैं। ठीक है। और वहाँ पे जो अवार्ड मिल जाए तो समझ सोने पे सुहागा है। क्लियर है? तो कांस फ्रांस में एक शहर है जहाँ पे फिल्म फेस्टिवल होता है, जिसमें दुनिया की बेहतरीन फिल्मों की अलग अलग कैटेगरी को प्रदर्शित करके उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तो पायल कपाड़िया को उसी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो आज की बात, आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय राज्य ने, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट अभियान लॉन्च किया है? विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कैंपेन वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने इसे लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या है पहले समझिए। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ब्लॉक इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसे तहसील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तहसील कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटी जो यूनिट होती है प्रशासन की, होती है ग्राम, यानी कि विलेज। समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? गांव होती है। ठीक है। कई सारे गांव जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? तहसील बनाते हैं या ब्लॉक बनाते हैं। तहसील मिलते हैं तो क्या बनाती है? डिस्ट्रिक्ट बनती है। समझ में आया? डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं तो क्या बनता है? जोन बनता है, यानी मंडल बनता है। फिर जाके रीजन बनता है, यानी क्षेत्र बनता है। फिर जाके स्टेट बनता है, यानी प्रदेश बनता है। समझ में आया? इस तरह से डिवीजन हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हुआ है। ठीक है। तो तहसील कहाँ पर आती है? ये सेकंड लेयर पर आती है एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लियर है? ब्लॉक। समझ में आया? और जो ब्लॉक का अध्यक्ष होता है उसे, जैसे कि अलग अलग जगह पर एसडीएम बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में एसडीएम बोलते हैं, एमपी में उसे डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं। समझ में आया? तो अलग अलग प्रदेश में उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ब्लॉक का मतलब समझ गया है। वन प्रोडक्ट वन ब्लॉक का मतलब क्या होता है? हर एक ब्लॉक से जो उस ब्लॉक की जो सबसे यूनिक चीज़ होगी, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे अन्य उत्पाद से रिलेटेड हो, कोई ख़ास चीज़ अगर उस क्षेत्र में उत्पादित होता है तो उसे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर हरियाणा सरकार द्वारा क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा। समझ में आया? मान लीजिए कोई ब्लॉक है हरियाणा में, एक्स ब्लॉक है, यहाँ पे मान लेते हैं अमरूद बहुत अच्छा तरीके से पाया जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल से समझिए, अमरूद पाया जाता है। तो ये अमरूद अगर विशेष क्वालिटी का है तो हरियाणा सरकार उसे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर क्या करेगी? प्रमोट करेगी, जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके और राज्य में के अंदर क्वालिटी जॉब्स क्रिएट की जा सके। समझ में आया? इसी तरह का मिलता जुलता एक स्कीम है, उसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। समझ में आया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट।
ये कौन सा राज्य लागू कर रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश लागू कर रहा है। उत्तर प्रदेश पिछले 3 सालों से या 3 से 4 सालों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नामक कैंपेन चला रहा है। तो उसी की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, ये रहा न्यूज़, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, आपको ये पता होना चाहिए ये स्कीम किस राज्य ने लॉन्च किया। अब हरियाणा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हरियाणा राज्य है। ठीक है, हरियाणा राज्य की बात करें तो ये 1966 में स्थापित हुआ था। इट वॉज फाउंडेड इन 1966। कैसे? इससे पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? पंजाब का हिस्सा हुआ था। बिफोर दैट इट वॉज पार्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब का विभाजन होता है 1966 में, तो हरियाणा हो जाता है। फिर पंजाब का एक और विभाजन होगा और वो हो जाएगा 1971 में हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब से दोनों राज्य निकले, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? हरियाणा की कैपिटल वही है जो पंजाब की राजधानी है, वही हरियाणा की राजधानी है, दैट इज़ चंडीगढ़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? ML खट्टर यानी मनोहर लाल खट्टर जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जी। और यहाँ पर एकमात्र नेशनल पार्क है, दैट इज़ सुल्तानपुर, जो कि एक बर्ड सेंचुरी भी है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन आज देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द इंडिया स्टोरी पुस्तक किस पूर्व RBI गवर्नर ने लिखी है? द इंडियन स्टोरी बुक इज ऑथर्ड बाय विच एक्स RBI गवर्नर? ये पूर्व गवर्नर है RBI के, चारों ने अपनी सेवाएं दी है, चाहे वो रघुराम राजन हो, चाहे YB रेड्डी हो, चाहे विमल जालान हो या सिंह रंगराजन हो, चारों ने RBI के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। इनमें से किसने लिखी है पुस्तक? तो वो है विमल जालान। कौन है? विमल जालान। समझ में आ गया? न्यूज़ देख लेते हैं। ये देखिए, विमल जालान द इंडियन स्टोरी। इस पुस्तक के बारे में क्या है? विमल जालान ने द इंडियन स्टोरी शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक भारत के आर्थिक विकास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए उदाहरण प्रदान करता है। पढ़ लीजिएगा, कुछ बुक के बारे में नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछा जाएगा द इंडियन स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है, तो सीधे नाम आ सकता है विमल जालान का, या ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि कौन से पूर्व, जैसे मैंने प्रश्न पूछा, पूर्व गवर्नर। ठीक है, अब RBI के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। ठीक है, सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? सेंट्रल बैंक का काम होता है कि उस देश के अंदर की बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से उसका संचालन करे। ठीक है, उसका काम है डायरेक्शन का, कि सभी जो बैंकिंग सिस्टम में काम कर रही एजेंसीज़ हैं वो नियम कानून के मुताबिक कार्य करें। अगर कोई इन कानून या नियमों या दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उचित कार्यवाही करके दंडित करे। समझ में आया? तो ये RBI का काम है, मुख्य काम है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। इसका एक और मुख्य काम है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ महंगाई नियंत्रण या इन्फ्लेशन कंट्रोल। ये इसका जो है RBI का मुख्य काम है। भारत के अंदर अगर महंगाई बढ़ रही है तो सरकार के साथ साथ RBI की जिम्मेदारी बनती है। सरकार RBI से पूछती है, भैया महंगाई कैसे बढ़ गई, आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया? ठीक है, उसके पास कुछ टूल्स हैं, कुछ तरीके जिससे वो महंगाई को नियंत्रित करती है। उसको अगर बताने लगेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो RBI का काम दो आपको पता होना चाहिए, क्या? महंगाई नियंत्रण, और ये सेंट्रल बैंक का काम करती है। इसके अलावा क्या करती है? करेंसी भी छापती है। ठीक है, करेंसी छापती है। सिर्फ ₹1 का नोट छोड़कर बाकी सभी तरह के नोट RBI छापती है। RBI का गठन कब हुआ था बच्चा? RBI वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1935। समझ में आया? कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1935। अंग्रेजी सरकार ने इसे इस्टेब्लिश किया था। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? एग्जाम में पूछ लिया जाएगा फर्स्ट गवर्नर। तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन होंगे? CD देशमुख। ये सब आपको पता होना चाहिए RBI के बारे में। पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। ऑसबॉर्न स्मिथ कौन थे? पहले गवर्नर थे। RBI का हेडक्वार्टर पहले क्या हुआ करता था? पहले इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता यानी कि कैलकाटा उस समय का। 1937 में मुंबई कर दिया गया, यानी बम्बई कर दिया गया। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, और एक और बात, RBI 1935 से स्थापित होती है और 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन। भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में कर लिया। इससे पहले वो ब्रिटिश संस्था थी। ठीक है, तो RBI के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। एक और चीज़, RBI के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। तो इतना अगर आपको पता है तो RBI कंप्लीट है आपका। RBI स्थापित कब हुआ? 1935। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 49 में होता है। उसके पहले गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। पहले
भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख। और प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन आज का। हाल ही में अफगानिस्तान में शांति और क्षेत्रीय परिवहन को मजबूत करने के लिए 4 देशों का एक समूह बनाया गया है। इनमें शामिल है अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और डैश डैश, यानी आपको ये बताना है एक चौथा देश कौन सा है। रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज दैट इज कॉल्ड इज लॉन्च्ड to promote peace and regional transportation in Afghanistan. This group includes includes USA, Pakistan, Afghanistan and नेक्स्ट कंट्री आपको बताना है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भारत। चौथा देश कौन सा है इस साझेदारी में? तो चौथा देश है उज्बेकिस्तान। कौन सा है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, क्लियर है, ये रहा। तो यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान टू फॉर्म क्वाड। क्वाड का मतलब ये होते हैं 4 देशों का समूह। ग्रुप टू इन्हांस रीजनल कनेक्टिविटी, समझ, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? संपर्क, क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए। देखिए आपको पता होना चाहिए, अफगानिस्तान की स्थिति देखते हैं। ये रहा आपका अफगानिस्तान, ठीक है, ये रहा पाकिस्तान, ठीक है, और ये रहा आपका ताजिकिस्तान, ये रहा उज्बेकिस्तान, ये रहा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो इन देशों से घिरा हुआ है। भारत से भी इसकी सीमा लगती है, हालांकि भारत का जो हिस्सा अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। और इसे पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है कौन सा है, तो वो डूरंट रेखा है। हमने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था, डूरंट रेखा भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को विभाजित करता है। ठीक है, अफगानिस्तान बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील देश है। अगर हम बात करें शांति में, विश्व में शांति सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो कहाँ पर सबसे शांत मुल्क कौन है? आइसलैंड, जो कि अभी रिसेंटली ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था जो, इसमें आइसलैंड सबसे टॉप पे और सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे अशांत मुल्क है। ठीक है, क्यों अशांत मुल्क है? क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म का बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, टेररिज्म का वहाँ खतरा क्यों? क्योंकि यहाँ पर तालिबान और अलकायदा जैसी 2 सबसे बड़े आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं। ठीक है, क्लियर है। अलकायदा का प्रमुख कौन हुआ करता था? आपको पता ही होगा, लादेन। और तालिबान भी बहुत बड़ा जो है वहाँ पर क्या है? आतंकवादी संगठन है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान में पीस स्थापित करने के लिए अमेरिका ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, अपनी सेनाएं यहाँ पर भेज दी। 2000 जो है क्या कहते हैं 13-14 से यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि अमेरिकी सेना यहाँ पर रहती थी, यहाँ पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो रही है, अमेरिकी जो ट्रूप्स हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे अमेरिकी ट्रूप्स बाहर जा रहे हैं तो अफगानिस्तान में एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और तालिबानी ताकतें फिर से एक्टिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि उसके जाने के बाद अफगानिस्तान में फिर से तालिबानी ताकतें हुकूमत करेंगी, शरिया लागू कर देंगी, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करेंगी। इसीलिए यहाँ के जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और क्या कहते हैं कि अफ़गानिस्तान और यूएस को, तो ये 3-4 देश मिलकर एक जो है समूह बना रहे हैं और देखते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे यहाँ पे शांति स्थापित हो सकता है और यहाँ पर परिवहन वगैरह कैसे हो सकता है। भारत को शामिल इसमें नहीं किया गया है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये था बात जो है इस पूरे मुद्दे की। दूसरी बात क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान के बारे में, तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, तो वो है काबुल। अफ़गानिस्तान की करेंसी क्या है? अफ़गानी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी इस समय। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, 5वां क्वेश्चन। प्रत्येक 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। वह किस देश के नागरिक थे? एवरी 18 जुलाई इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे या केन्या? बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे ये साउथ अफ्रीका के। इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है अफ्रीका का गांधी किसे कहा गया है, तो नेल्सन मंडेला जी को कहा गया है। क्लियर है, क्यों? कि उन्हें गांधी की विचारधारा को पालन करते हुए अफ्रीका में एक बहुत बड़ा आंदोलन, साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा था, वाइट ब्लैक का बहुत ज़्यादा क्या था, पंगा था। जो वहाँ पर वाइट लोग थे, अंग्रेज लोग थे जो वहाँ पर रह गए, वो सारे प्रशासनिक पदों पर रहते थे। काले जो निग्रो लोग होते थे उनको किसी भी तरह के जो है अच्छे पदों पर रखा नहीं जाता था, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इसी के खिलाफ
नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, बगावत मतलब एक तरह से आंदोलन शुरू कर दिया था। जो काम गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब करके भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरह से नेल्सन मंडेला ने उन्हीं सब सत्य अहिंसा के इनके जो टूल्स थे उन्हीं को अपना कर इन्होंने अफ्रीका में वो मूवमेंट चलाया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो मूवमेंट चलाया। काफ़ी दिनों तक इनको जेल में रखा गया और अंत में जाके अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो है लोकतांत्रिक सरकार आती है और इसमें काले लोगों को भी उचित जो है उनका पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, तो न्याय, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति इनकी गहरी प्रतिबद्धता रही है और उसी को सराहते हुए यूनाइटेड नेशन ने प्रत्येक 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपसे पूछा जाएगा, पहला प्रश्न तो यही अफ्रीका का गांधी पूछा जाता है। एक और प्रश्न बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण कि ये जो है उन कुछ विदेशियों में शामिल हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। आपको पता हुआ भारत रत्न ज़्यादातर भारतीय नागरिकों को एग्जाम्पलरी सर्विस के लिए, विशेष सर्विस के लिए दी जाती है। केवल 2 विदेशी को अब तक जो है भारत रत्न दिया गया है। एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तानी थे, उनको भारत ने भारत रत्न का पुरस्कार दिया था। और दूसरे कौन है विदेशी, नेल्सन मंडेला, जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित देश है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की राजधानी 3 है, एक है केप टाउन, एक है प्रिटोरिया और एक ब्लोमफोंटेन। ठीक है, केप टाउन जो है वो क्या है, वो लेजिस्लेटिव राजधानी है। लेजिस्लेटिव का मतलब यहाँ पे विधानसभा है, समझ में आ गया, यहाँ पे संसद है, क्लियर, यहाँ से कानून बनता है। प्रिटोरिया क्या है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव का मतलब प्रशासनिक, यहाँ पर सचिवालय है, समझ में, सब पूरा तंत्र यहाँ पर है। ठीक है, और ब्लोमफोंटेन क्या है, जुडिशियल कैपिटल, यानी कि यहाँ पर उनका सुप्रीम कोर्ट है, समझ में आया। इसी तर्ज पर भारत में एक राज्य ने 3 राजधानी जो है तैयार करने का जो है निर्णय लिया है, उसका नाम है हैदराबाद, क्या नाम है उसका, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भी इसी तर्ज पर क्या किया है, 3 राजधानी बनाएगी। और वो अमरावती क्या होगा, वहाँ का जो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगा, जहाँ पर विधानसभा होगी। विशाखापट्टनम में एग्जीक्यूटिव होगा, एग्जीक्यूटिव का मतलब वहाँ पे सचिवालय होगा। और करनूल में वहाँ पर क्या होगा, जुडिशियल कैपिटल होगी, हाई कोर्ट होगा, समझ में आया। तो इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर भी बनाई जा रही है साउथ अफ्रीका के तर्ज पर। ये सब रिलेटेड है, रिवीजन कर लिया करें। साउथ अफ्रीका से और क्या पूछा जा सकता है, वहाँ के अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन थे, सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा 2018 में भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी रह चुके हैं। प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, फोड़ा नहीं है, फोसा है। ठीक है, करेंसी यहाँ पर क्या है, रैंड, क्या है, रैंड। तो ये था अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बारे में। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ज्योग्राफी से प्रश्न बन सकता है। साउथ अफ्रीका से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर 10 देश स्थित हैं, उनमें से एक साउथ अफ्रीका भी है। साउथ अफ्रीका के ठीक बीच में एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है लेसोथो। ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है और दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से यह बहुत ही यूनिक देश है कि केवल एक देश से पूरा बॉर्डर इसका बनता है। लेसोथो, समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको। साउथ अफ्रीका में एक खान है जिसका नाम है किम्बरले, क्या है, किम्बरले, दुनिया की बहुत बड़ी हीरे की खान है, समझ में आया। और दुनिया में हीरे के सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करने वाले देशों में कौन है, साउथ अफ्रीका है। हमने एक दिन पढ़ा भी था कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में मिला था और पहला जो सबसे बड़ा हीरा साउथ अफ्रीका में मिला था। ठीक है, ये सब भी हमने कवर किया था। तो मित्रों, आज इतना ही क्वेश्चन थे। आज हमने बहुत ही सही तरीके से डिस्कस किया। आप लोग थोड़ा सा वीडियो प्रमोट करें तो मज़ा आएगा, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल। PDF में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू।